हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप सभी का स्वागत है हमारी एमसीक्यू रिवीजन सीरीज में, जहां पर हम एएफएम कंपोनेंट को, अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कंपोनेंट को आपके साथ टारगेट करते हुए एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। और आज के सेशन में मुझे उम्मीद है कि वी विल बी डिस्कसिंग सम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, जिससे आपकी क्लैरिटी रिगार्डिंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वो काफी जो है इंप्रूव हो जाएगी। और साथ ही साथ जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग यूज करते हैं व्हाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, वो भी आपके थोड़े इंप्रूव हो जाएंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। which document is issued at the time of purchase return। जब आप कोई परचेज करते हैं तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर गोइंग टू अ शॉप एंड यू आर गिविंग योर मनी इन रिटर्न ऑफ समथिंग। तो ये जो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन है वो आपके लिए परचेज है और वो शॉपकीपर के लिए सेल है, ठीक है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। आप एक स्टेशनरी शॉप पे गए, वहां पर जाकर आपने 10 नोटबुक्स को खरीदा है और उसके बदले में कुछ पैसा आपने शॉपकीपर को दे दिया। नाउ दिस इज अ परचेज फॉर यू एंड अ सेल फॉर द शॉपकीपर। अब दोनों के अकाउंटेंट, आपका अकाउंटेंट और जो शॉपकीपर है उसका अकाउंटेंट इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। आपके लिए ये जो ट्रांजैक्शन है वो आपकी सेल्स अकाउंट पे इंपैक्ट डालेगी, सॉरी आपके परचेज अकाउंट पे इंपैक्ट डालेगी, और सेलर के लिए, शॉपकीपर के लिए उसके सेल्स अकाउंट में इंपैक्ट पड़ेगा। एंड आपको पता है जब भी अकाउंटिंग के अंदर हम कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वी यूज सम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर दैट, क्योंकि प्रूफ चाहिए होता है किसी भी ट्रांजैक्शन का। तो ये प्रूफ क्या होगा? एक बिल जो सेलर आपको देता है, उस बिल के अंदर क्या लिखा होगा? कितनी बुक्स आपने खरीदी है, कितना पैसा आपने पे किया है, एंड दिस बिल विल बी जनरेटेड बाय द सेलर एंड विल बी गिवन टू यू। आप भी इसको डॉक्यूमेंट की तरह यूज करोगे, एविडेंस की तरह, और सेलर का अकाउंटेंट भी इसको यूज करेगा। लेकिन जब आप परचेज रिटर्न करते हो, दिस परचेज रिटर्न इज फॉर यू बट फॉर सेलर, जिसने आपसे वो नोटबुक्स वापस ली हैं, दैट सेलर फॉर हिम इट इज अ सेल्स रिटर्न, ठीक है जी। एंड सेलर के अकाउंटेंट को इस सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए, एंड दैट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज समथिंग व्हिच यू विल गिव टू द शॉपकीपर। आप उसको 5 नोटबुक्स दोगे और आप उसको बोलोगे कि यार ये नोटबुक्स अच्छी क्वालिटी की नहीं है, आई वांट टू रिटर्न देम टू यू, और इसका पैसा आप मुझे वापस कर दीजिए। अब इसके नोटबुक के साथ साथ यू विल आल्सो गिव हिम अ डेबिट नोट, एंड यू विल से कि ये नोट है, इसके अंदर मैंने लिख दिया है कि कितनी बुक्स आई एम रिटर्निंग बैक टू यू एंड हाउ मच मनी यू शुड पे मी बैक, एंड दिस अकाउंट ऑफ सेल्स रिटर्न जो कि सेलर के पास है, उसमें चेंजेस करने के लिए जो अकाउंटेंट है सेलर का, वो इस डेबिट नोट को एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यूज करेगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? डेबिट नोट। डेबिट नोट बेसिकली होता क्या है? एक नोट जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन देते हो रिसीवर को कि इतना अमाउंट जो है वो आपको मुझे पे करना है, ठीक है, दैट इज अ डेबिट नोट, राइट। So the correct answer is debit note. The buyer returns to the goods due to some defect. So the debit note is issued by the buyer to the seller as an intimation of the amount that he should get back. ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। The owner withdraws cash and goods from the office for personal use and you have to journalize the above transaction. ये इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आपको देखने को मिले तो बहुत ध्यान से आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है दैट व्हाट काइंड्स ऑफ अकाउंट आर गोइंग टू बी इंपैक्टेड, किस तरीके के अकाउंट यहां पर इंपैक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले ओनर ने कैश विथड्रॉ किया है, सो कैश अकाउंट इज गोइंग टू बी इंपैक्टेड एंड इट इज गोइंग टू डिक्रीज। क्यों? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज यहां पर देखेंगे, ठीक है। ऑफिस के जिसने बोला कि इट हैज विथड्रॉन फ्रॉम द ऑफिस, सो ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश हैज बीन विथड्रॉन बाय द ओनर, सो कैश हैज डिक्रीज्ड। कैश ऑफिस के पास कम हो गया है, कहां गया कैश? ओनर के पास चला गया, ठीक है। इट हैज आल्सो विथड्रॉन सम गुड्स, गुड्स भी जो ऑफिस के पास थे वो ओनर के पास चले गए, गुड्स भी कम हो गए। नाउ गुड्स किस अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं? फ्रॉम द ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू द गुड्स आर रिकॉर्डेड आइदर इन द परचेज अकाउंट और इन द सेल्स अकाउंट, ठीक है। यही दो अकाउंट होते हैं, परचेज और सेल्स। अब एक चीज और ध्यान रखें यहां पर, परचेज अकाउंट इज बेसिकली एन अकाउंट व्हिच इज व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट? ये एसेट अकाउंट है, लायबिलिटी अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट है, एक्सपेंसेस अकाउंट है, किस तरीके का अकाउंट है? ये जो परचेज है दिस इज एक्चुअली एन एक्सपेंस अकाउंट, और ये जो सेल्स होती है दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू टाइप है यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज बहुत ध्यान से हमें पता होनी चाहिए, दिस इज अ टेबल व्हिच बेसिकली रिकॉर्ड्स द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जहां पर भी आपको ब्लू एरो दिख रही है वो है आपका इंक्रीज, जहां पर भी ब्लैक एरो दिख रही है वो है आपका डिक्रीज। एसेट्स जब भी इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट होते हैं, जब भी डिक्रीज होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। एसेट क्या होते हैं? एसेट होते हैं जो आपके पास फर्नीचर है, आपकी मशीनरी है, आपके पास कैश है, समथिंग व्हिच यू कैन डिराइव सम वैल्यू आउट ऑफ, तो वो होता है आपका एसेट। एसेट बढ़ेगा डेबिट होगा, घटेगा क्रेडिट होगा। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी समथिंग व्हिच यू हैव टू पे बैक इन फ्यूचर, राइट। सो यहां पर आपका लायबिलिटी जब भी कम होगी वो डेबिट होगी, लायबिलिटी जब भी बढ़ेगी वो क्रेडिट होगी। आपने लोन लिया तो वो जो क्रेडिट में जाएगा, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड, एंड लोन जब भी कम हो रहा है इट इज गोइंग टू बी डेबिटेड। एक्सपेंसेस या लॉस अकाउंट में क्या होता है? एक्सपेंसेस जब भी बढ़ती हैं
तो आपका डेबिट होगा, एक्सपेंसेस कम होंगे वो आपका क्रेडिट होगा। रेवेन्यू जब भी कम होगा वो डेबिट होगा, रेवेन्यू जब भी बढ़ेगा वो क्रेडिट होगा। कैपिटल, जो ओनर पैसा देता है, जब भी वो कैपिटल बढ़ेगी यानी ओनर पैसा देगा, इट इज कैपिटल अकाउंट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड, और जब भी ओनर पैसा वापस निकाल लेगा इट इज गोइंग टू बी डेबिटेड। ठीक है, और तभी क्या बन जाता है, ड्राइंग्स, क्योंकि जब ओनर कुछ निकाल लेता है कंपनी से वापस तो वो ड्राइंग्स अकाउंट में जाकर के क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि यहां पर कैपिटल जो है वो कम हो रही है, तो इट इज गोइंग टू बी डेबिटेड इन द ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, इसको यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। ओनर ने कैश निकाल लिया, गुड्स निकाल लिए, और उसने पर्सनल यूज के लिए निकाले, यानी कि उसने ड्राइंग्स की है यहां पर। और ड्राइंग्स जब भी होती हैं, कैश, मशीनरी, एसेट कोई भी ओनर के द्वारा वापस कंपनी से निकाल लिया जाता है, देन दैट इज गोइंग टू बी डेबिटेड। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट होता है कब, जब ओनर पैसा देता है कंपनी को, तो वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। ओनर जब कोई पैसा वापस बाहर निकाल लेता है कंपनी से तो वो ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट होता है। तो यहां पर हमें पता चल गया है कि ये जो पूरी ट्रांजैक्शन हो रही है इसमें से ड्राइंग्स अकाउंट इट हैज टू बी डेबिटेड। कैश डिक्रीज हो रहा है एंड कैश इज एन एसेट, व्हेनेवर कैश इज गोइंग टू डिक्रीज इट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड। ठीक है, और सेम अमाउंट डेबिट होना चाहिए, उतना ही अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए। ये भी बात हमें क्लियर है, क्योंकि बैलेंस रखना है अकाउंट्स को, तो जितना क्रेडिट होगा उतना ही डेबिट होगा। तो यहां पर सारा का सारा जो ड्राइंग्स है वो डेबिट हो रही है, इतना ही अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए कैश में भी और गुड्स में भी। ये बात क्लियर हो गई। ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में ड्राइंग्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ऑलरेडी ऑप्शन आप बाहर निकालो, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना है, क्रेडिट नहीं करना। ड्राइंग्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना, डेबिट करना है, राइट। सो ड्राइंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, आंसर सी या डी होगा। इसके साथ कैश इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड, बिल्कुल सही है, कैश क्रेडिट करना पड़ेगा, कैश इज डिक्रीजिंग। गुड्स आइदर जो है या तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा या परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि क्रेडिट ही होना चाहिए ना, डेबिट हो रहा है ड्राइंग्स अकाउंट, उसके बराबर में क्रेडिट ही होना चाहिए, कैश भी और गुड्स भी। और गुड्स जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट में बताइए, हमें जब डिक्रीज दिखाना होता है तो क्रेडिट कहां होगा, परचेज अकाउंट। परचेज इज बेसिकली काइंड ऑफ एन एक्सपेंस, राइट। सो एक्सपेंस में हमें जब डिक्रीज दिखाना होता है तो हम क्या बोलते हैं कि इट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड। और जो सेल्स है दैट इज योर रेवेन्यू काइंड ऑफ एन अकाउंट, और रेवेन्यू में जब भी डिक्रीज होता है तो हम क्या कहते हैं, डेबिटेड। तो हम यहां पर दिखा रहे हैं दैट सम गुड्स हैव टू बी क्रेडिटेड, क्योंकि ऑलरेडी डेबिट जो है वो ड्राइंग्स में हो चुका है। अब या तो सेल्स अकाउंट को या तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दो, लेकिन अगर हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया तो वहां पर आपका इंक्रीज इन जो है रेवेन्यू होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है, आपके गुड्स बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो अपना जो एक्सपेंस है यानी कि परचेज है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी दैट योर ड्राइंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश विल बी क्रेडिटेड, परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। सेल्स अकाउंट को क्यों नहीं क्रेडिट कर रहे, क्योंकि सेल्स अकाउंट को जब हम क्रेडिट करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि आर सामान इज गोइंग आउट बट सम मनी इज कमिंग इन, but money is not coming in here, so therefore we will be crediting the purchase account. So correct answer here will be option number C. Withdrawal of any amount in cash or kind, it will go into the drawings, तो drawings को डेबिट कर दोगे और उसके इक्विवेलेंट ही कैश और परचेज दोनों अकाउंट जो है वो हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, which of the following statements is or are incorrect? Salary is a liability, bank overdraft is a liability, furniture is an asset, or cash and cash equivalents are an asset. Now salary is something which you pay to a person, और ये जो पेमेंट आप करते हो ये कोई लायबिलिटी नहीं है, दिस इज बेसिकली एन एक्सपेंस, ये खर्चा है आपके लिए। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सैलरी इज नॉट अ लायबिलिटी, इट इज एन एक्सपेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी, यस, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट आपको फ्यूचर में पे बैक करना पड़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट आपने बैंक से एक लोन ले रखा है जो आपको फ्यूचर में पे बैक करना है, सो देयरफॉर दिस बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी, दिस इज राइट। फर्नीचर इज एन एसेट, दिस इज राइट, फर्नीचर एक ऐसी चीज है जो आपकी प्रॉपर्टी है जिसको यूज करके आप कुछ वैल्यू डिराइव करते हो तो आपका एसेट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर एसेट, यस, कैश भी आपकी प्रॉपर्टी है जिसको यूज करके आप वैल्यू डिराइव करते हो, कैश इज आल्सो एन एसेट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली, बिकॉज इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर सिर्फ यह है कि सैलरी इज अ लायबिलिटी, नो सैलरी इज एन एक्सपेंस। ठीक है, यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया सैलरी की, ये बिजनेस ऑपरेशंस में नॉर्मली आप सैलरी पे करते हो, रेवेन्यू एक्सपेंस आती है सैलरी, इट इज नॉट अ लायबिलिटी। क्लियर? लुक एट क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statements is again incorrect? गलत स्टेटमेंट क्या है? As per the modern approach of rules of journalizing, accounts are divided into 3 categories. No, accounts are divided into 5 categories. यहां पर कितनी कैटेगरीज बनाई मैंने? 1 2 3 4 5, 5 कैटेगरी, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस या लॉस, रेवेन्यू या गेन एंड कैपिटल। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहां पर? दैट इट इज 5 कैटेगरी, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग हो गई।
In the journal, in each transaction, a brief description of the transaction is also given. Yes, जर्नलाइजिंग जब भी हम करते हैं, हम ट्रांजैक्शन के साथ साथ एक नरेशन रिकॉर्ड करते हैं, जहां पर ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है वो हम रिकॉर्ड करते हैं. ट्रांजैक्शन के अंदर कौन सा अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो रहा है, दैट इज ऑब्वियसली रिकॉर्डेड, बट वी आल्सो गिव अ नरेशन कि यहां पर हमने कुछ खरीदा, हमने कुछ बेचा, हमने लोन पे किया, हमने सैलरी पे की, तो वो चीज होती है आपकी नरेशन. ठीक है, तो दिस इज राइट. Wages paid for the erection of machinery are debited to the profit and loss account. Whenever we are installing some machinery, कोई इक्विपमेंट आप लगा रहे हो, कोई मशीनरी लगा रहे हो, तो उसमें मशीनरी का कॉस्ट इंक्लूडेड है. मशीनरी को इंस्टॉल या सेटअप करने के लिए भी जो खर्चा आता है वो भी उस मशीनरी के अकाउंट में जाता है. तो अगर आपने कुछ लोग बुलाए, इंजीनियर बुलाए, कुछ मैकेनिक्स बुलाए जो उस मशीनरी को आके इंस्टॉल करेंगे, तो वो उनको जो वेजेस पे की गई है, दे विल आल्सो गो टू द मशीनरी अकाउंट, debited to the machinery account, not to the profit and loss, right? So this statement is also wrong. So 1 and 3 both statements are wrong. Correct answer is option number C. ठीक है, और ये चीज मैंने यहां पर दिखा दी है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू, ये चारों पांचों अकाउंट जो है वो मैंने शो कर दिए हैं, और आपका आंसर कैसे सी आया वो भी यहां पर एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. Which among the following is not an essential item that must be recorded in an accounting voucher? जब भी आप अकाउंटिंग वाउचर बनाते हो तो कौन सी एक चीज एसेंशियल ही नहीं है जो आपको रिकॉर्ड करनी ही चाहिए? ठीक है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, क्या ये जरूरी है रिकॉर्ड करना? नेम ऑफ द अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड एंड डेबिटेड, क्या ये रिकॉर्ड करना जरूरी है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, कैसे डेबिट करना है? द पेज नंबर ऑफ द जर्नल वेयर द वाउचर इज रिकॉर्डेड, हम जर्नल पे किस पेज पे वो वाउचर रिकॉर्ड करेंगे, क्या ये रिकॉर्ड करना वाउचर में लिखना जरूरी है? या नेम ऑफ द पर्सन हु प्रिपेयर्ड द वाउचर. अब दोस्तों वाउचर होता क्या है बेसिकली? व्हाट इज अ वाउचर? अकाउंटिंग वाउचर. वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और इस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को यूज करके यू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन जर्नल, और फिर जर्नल से ये जो ट्रांजैक्शन है वो जाती है लेजर अकाउंट में. यही प्रोसेस होता है. ठीक है, अब जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनेगा, कैसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं? ये कोई चेक हो सकता है, कोई बिल हो सकता है, इनवॉइस हो सकता है, पे इन स्लिप हो सकती है. ये जो वाउचर है इसमें आपकी सबसे पहले डेट तो आनी चाहिए, ट्रांजैक्शन किस दिन हुई है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. व्हाट इज द डेट ऑन विच द ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग? सो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि पूछा क्या है, नॉट एन एसेंशियल आइटम, राइट? सो डेट ये आंसर नहीं है, इट इज एन एसेंशियल थिंग व्हिच इज टू बी रिकॉर्डेड. कौन से अकाउंट्स क्रेडिट डेबिट होंगे यार, ये तो पता होगा ना, तभी तो हम जर्नल के अंदर वो चीज डालेंगे कि वो ट्रांजैक्शन जो हुई उससे कौन से अकाउंट्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है. ठीक है, द पेज नंबर ऑफ द जर्नल वेयर द वाउचर इज रिकॉर्डेड, अब ये जर्नल में कौन से पेज के ऊपर हम इस वाउचर को रिकॉर्ड करेंगे, वो वाउचर में पहले से कैसे डाल देंगे हम? वाउचर तो जब ट्रांजैक्शन होती है, जिस टाइम ट्रांजैक्शन हुई, द वाउचर इज प्रिपेयर्ड देयर एंड देन, उसी वक्त वाउचर प्रिपेयर किया जाता है, उसमें डेट रिकॉर्ड हो जाती है, उसमें ट्रांजैक्शन किस तरीके की हुई है, कौन सी अकाउंट्स उसमें इंपैक्ट होने वाले हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है, और किसने वो बनाया वाउचर, वो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी पर्सन कौन है वो रिकॉर्ड हो जाता है. अब वहां पर हम ये रिकॉर्ड कैसे कर देंगे कि जर्नल में किस पेज पर डालोगे आप? वो तो तब पता चलेगा ना जब जर्नल के अंदर वो चीज रिकॉर्ड करने जाएंगे. सो ऑब्वियसली दिस सी, it is not a thing which is to be essentially recorded on the accounting voucher, therefore the correct answer is option number C. Name of the person who prepared the voucher, yes बिल्कुल आएगा, तभी तो कल को कुछ गड़बड़ होगी तो पकड़ेंगे हम जाकर कि किसने ये वाउचर बनाया था, गलत वाउचर किसने बनाया. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. All the things essentially which have to be recorded in the voucher I have listed here. ठीक है, next question number 6. Accounts of corporate bodies or institutions that are recognized as persons in the business dealings are known as what? अकाउंट्स जिनको पर्संस की तरह रिकॉर्ड आप करोगे उनको क्या कहा जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, टैंजिबल पर्सनल अकाउंट, या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. अब देखिए इसका आई होप आपको क्वेश्चन का मतलब समझ आ रहा है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स वी से ना, देयर आर रियल अकाउंट्स, देयर आर नॉमिनल अकाउंट्स, देयर आर पर्सनल अकाउंट्स एज वेल. सो देयर इज अकाउंट जिसमें आप इंस्टीट्यूशंस को या कंपनीज को पर्संस की तरह रिकॉग्नाइज करते हो. तो आप अकाउंट्स बनाओगे जिसमें आप बोलोगे कि एसबीआई बैंक इट इज एन एंटिटी, ये खुद की आइडेंटिटी है. रिलायंस इंडस्ट्री खुद का एक पर्सन है, तो ये जो पर्सन बन गया ये पर्सनल अकाउंट होगा, राइट? और ये किस तरीके का पर्सनल अकाउंट होगा? ये होगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये नेचुरल पर्सन नहीं है. अगर आप राम का अकाउंट बनाते हो, आप बनाते हो श्याम का अकाउंट, नैना का अकाउंट, तो ये अकाउंट जो है आपके पर्सनल अकाउंट्स हैं, लेकिन दीज आर नेचुरल पर्सन्स, दीज आर नॉट आर्टिफिशियल पर्सन्स. बट ये जो बनाई गई चीजें हैं, बॉडीज हैं, बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, दीज आर आर्टिफिशियल पर्सन्स, राइट? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स. दे आर द अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस. जैसे कोई लिमिटेड कंपनी है, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, बैंक अकाउंट है, तो ये सारे जो है किस तरीके से आते हैं आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7. Things that cannot be touched but can be measured in monetary terms like goodwill, patent rights, trademarks are recorded in which type of account?
अब पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, इनका इकोनॉमिक बेनिफिट तो है, लेकिन इनको आप टच नहीं कर सकते, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। सो आर दीज रियल और पर्सनल और नॉमिनल और नन ऑफ द अबव? किस तरीके के अकाउंट में इसको गिना जाएगा? ये सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स हैं उसको यूज करते हैं। दीज ऑल अकाउंट्स आर रियल अकाउंट्स, ठीक है, बट दीज आर इनटेंजिबल काइंड ऑफ रियल अकाउंट्स, राइट? सो इनटेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल का मतलब क्या हुआ? विच कैन नॉट बी टच्ड, दीज कैन नॉट बी टच्ड। अगर टच करने लायक चीज होती तो इट वुड बी टेंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है। जैसे आपके एसेट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? रियल होते हैं और टेंजिबल होते हैं, उनको आप टच कर सकते हो। आपका फर्नीचर, आपकी मशीनरी है, दैट इज अ टेंजिबल रियल अकाउंट, राइट? सो इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स आर दोस थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी टच्ड बट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब आपका जाएगा इन द इनटेंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? गलत स्टेटमेंट क्या है यहां पर? अकाउंट्स रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड रियल अकाउंट्स। अकाउंट्स जो किसी इंडिविजुअल से, फर्म से या कंपनी से जुड़ा हुआ था उसको क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। अकाउंट्स दैट रिलेट टू बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स टू द फर्म आर कॉल्ड एज पर्सनल अकाउंट्स। वो अकाउंट जो किसी भी फर्म के अंदर फिजिकल या नॉन फिजिकल चीजों से जुड़ा हुआ हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। अकाउंट्स दैट रिलेट टू एक्सपेंस, लॉस, रेवेन्यू, गेन आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? वो चीजें हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, विच आर बेसिकली अ प्रोसेस। खर्चा होना, लॉस होना, रेवेन्यू आना, इनकम आना या प्रॉफिट होना, ये सारे नॉमिनल अकाउंट्स हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन यहां पर हमने रियल और पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन चेंज कर दी है। एनी अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल, फर्म और कंपनी इज बेसिकली अ पर्सनल अकाउंट एंड एनी अकाउंट विद टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट इज नोन एज रियल अकाउंट। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई? गलत हो गई, और करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट बिकॉज बोथ देयर डेफिनेशंस हैव बीन इंटरचेंज, और नॉमिनल अकाउंट की यहां पर डेफिनेशन जो है वो सही लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, the journal entry to record the purchase of equipment for rupees 2 lakh cash and a balance of 8 lakh due in 30 days include what? अब किस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री बनाई जाएगी? अब जर्नल एंट्री में पता है हम क्या करते हैं? हम लोग जर्नल एंट्री के अंदर एक या एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट होगा, उतना ही इक्विवेलेंट आपका एक या एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट होकर हम दिखाते हैं, ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन में देखते हैं अकाउंट्स कौन से इंपैक्ट होने वाले हैं। सबसे पहले हमारा परचेज हो रहा है एक इक्विपमेंट का, तो इक्विपमेंट का अकाउंट कौन सा होता है? मशीनरी अकाउंट होता है, ठीक है। ऑप्शंस में देख लेते हैं, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट या मशीनरी, ठीक है। इक्विपमेंट, 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 हर ऑप्शन के अंदर इक्विपमेंट आ रहा है, ठीक है। कितने का इक्विपमेंट है? इसके लिए 2 लाख कैश पे कर दिया गया है एंड 8 लाख कैश अभी हमें फ्यूचर में पे करना है। सो टोटल कीमत कितनी पे करनी है हमें? वी हैव टू पे 10 लाख ऑफ रुपीस। इस 10 लाख ऑफ रुपीस में 2 लाख गया कैश के फॉर्म में, और जो बाकी 8 लाख है वो क्रेडिट की फॉर्म में जाएगा। अभी हम इसको लोगों को फ्यूचर के अंदर पे करेंगे। अब डेबिट क्रेडिट इसको भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हमने अभी ये टेबल देखा है, द मशीनरी और द इक्विपमेंट इज एन एसेट, और वो हमारे पास आ गई है। सो एसेट जब भी इंक्रीज होता है, हमारे पास एक मशीनरी आ गई, सो इट इज गोइंग टू बी डेबिटेड। मशीनरी अकाउंट है वो डेबिट होगा। कितने से डेबिट होगा? कितने की मशीनरी? 10 लाख की, तो हम 10 लाख का एसेट डेबिट कर देंगे। सो द मशीनरी अकाउंट और द इक्विपमेंट अकाउंट इट विल बी डेबिटेड बाय रुपीस 10,000। क्लियर? अब जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट अगर करोगे तो 10 लाख की मशीनरी है, 10 लाख का इक्विवेलेंट क्रेडिट होगा, लेकिन वो एक अकाउंट में नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कैश भी इन्वॉल्व है यहां पर, और इसके साथ साथ हमारा कुछ लोन की तौर पे भी हमने कुछ लिया हुआ है, लोन हमें वापस करना है। हमने अभी क्रेडिट पे सेल ले ली है, हमें क्रेडिट पे परचेज कर लिया, इसको हम वापस करेंगे, 8 लाख फ्यूचर में देंगे। तो अगेन देखते हैं, ये जो कैश है दिस इज अगेन एन एसेट, कैश इज एन एसेट। कैश अगर एसेट है और कैश हमने 2 लाख पे कर दिया यानी कि 2 लाख कैश हमारे पास कम हो गया। अगर कैश कम होता है तो क्या होता है? कैश क्रेडिट। सो हम कैश के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बाई हाउ मच? 2 लाख रुपीस। लेकिन इसके साथ ही 8 लाख रुपए कहां जाएंगे? 8 लाख इज बेसिकली अ लायबिलिटी व्हिच वी हैव टू पे। ये एक तरीके से लायबिलिटी है, फ्यूचर में पे बैक करनी है। और लायबिलिटी क्या हो गई है? ये लायबिलिटी जो है हमारी इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज क्यों हुई है लायबिलिटी? बिकॉज 8 लाख रुपए अब हमें ज्यादा है जो देने हैं वापस। अब ये वापस देने पड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? इस लायबिलिटी के अकाउंट को हम इसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि द लायबिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज। कैश तो हमारा डिक्रीज हो गया, 2 लाख कम हो गया, लेकिन लायबिलिटी बढ़ गई। अब हमारे पास पहले जो लोन था उससे ज्यादा लोन है, 8 लाख और पे करना है, तो वो वहां पर इंक्रीज होगा। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो भी क्या हो जाती है? क्रेडिट। तो हमारा मशीनरी का अकाउंट, इक्विपमेंट का अकाउंट होगा डेबिट बाय 10 लाख, उसके रिटर्न में कैश विल बी क्रेडिटेड बाय 2 लाख एंड योर क्रेडिटर्स विल बी क्रेडिटेड बाय 2 लाख।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा जो जर्नलाइजिंग इक्वेशन है वो सबसे सही है। इक्विपमेंट को 2 लाख से डेबिट नहीं यार, 2 लाख से क्यों डेबिट करना है, इक्विपमेंट 10 लाख का है ना, तो इक्विपमेंट इज डेबिटेड बाय 10 लाख एंड कैश इज क्रेडिटेड बाय 2 लाख, क्रेडिटर्स आर क्रेडिटेड बाय 8 लाख। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्रेडिटर और डेटर, ये आपको फर्क पता है ना, क्रेडिटर कौन से होते हैं जिनसे आपने लोन लिया है, डेटर कौन होता है जिसको आपने लोन दिया है। ठीक है जी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी। आई हैव एक्सप्लेन्ड द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, जर्नलाइजिंग ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इन दिस एक्सप्लेनेशन। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूं, अगेन एक ट्रांजैक्शन मैंने आपको दे दिया है। द बिजनेस हैज स्टार्टेड विद अ कैश ऑफ ₹10,000, फर्नीचर वो 4,000, गुड्स ऑफ ₹6,000। अब बताइए ये जो ट्रांजैक्शन है किस तरीके से आप लोग जर्नलाइज करेंगे। ऑप्शंस मैंने दे दिए हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर के फटाफट से इसका आंसर लिख के मुझे बताओ कि व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट वे टू एक्सप्लेन दिस ट्रांजैक्शन इन द अकाउंटिंग लैंग्वेज। ठीक है, सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स एंड एक बार ध्यान से उसको पढ़ भी लीजिएगा। क्लियर, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए, तो पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो और यहां से भी ध्यान से इस क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ दैट व्हाट शुड बी द करेक्ट वे टू रिकॉर्ड दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू गिव यू इन दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है रिलेटेड टू डेबिट क्रेडिट वो थोड़ी इंप्रूव हुई होगी। अगर आपको किसी भी तरीके की दोस्तों कंफ्यूजन आती है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, प्लीज यूज द कमेंट सेक्शन, वहां पर आप अपनी एक्सप्लेनेशन जो है वो बताइए, अपनी जो क्वेरी है वो बताइए, या फिर हमें कांटेक्ट करिए एट 8146207241 या मेल ड्रॉप करिए hello@edutap.co.in पे, और जो भी आपकी दिक्कत होगी उसको दूर करने का हम लोग काम करेंगे, या तो पर्सनल टॉक के थ्रू या फिर हम वीडियोस के थ्रू, किसी तरीके से आपकी जो दिक्कतें हैं, जो कंफ्यूजन है, वी विल ट्राई टू एलिमिनेट दैट। एंड अगर आपको वीडियो और ये कंटेंट जो हम आपको देते हैं पसंद आया तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आप सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस फ्री में नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे जब भी हमारी कोई नई वीडियो, हमारी कोई नई सीरीज आपके लिए अवेलेबल होगी। सो सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जा रहा है, बट वी विल गेट a lot more motivation to help you guys if we get more and more subscribers. So that is all that I had to give you. पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।